गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप लोग? चल रही है खूब मस्ती, फेस्टिवल चल रहा है ना अभी गणपति जी की। ओके चलिए, तो लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? आयनाइजेशन एनर्जी निकालना सीखा था। किसका? किसी एटम का। तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है? जब हम इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, ग्राउंड स्टेट या फिर आउटरमोस्ट सेल से हम कहाँ ले जाते हैं? इन्फिनिटी ले जाते हैं। और ले जाने के क्रम में हमें क्या करना पड़ता है? एनर्जी खर्च करना पड़ता है। उसी एनर्जी को हम लोग क्या कहते हैं? आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। तो उसके बाद इसका एक्सप्रेशन निकाला था, क्या आया था? आयनाइजेशन एनर्जी बराबर 13.6 इंटू जेड स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आया था, है ना। और फिर हमने इसका टोटल एनर्जी से रिलेशन निकाला था, तो वो क्या हुआ था? आयनाइजेशन एनर्जी बराबर माइनस टोटल एनर्जी, यही था ना। ओके, इस पे क्वेश्चन हमने 1-2 किए थे, आज कुछ क्वेश्चन और करेंगे और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे किधर? स्पेक्ट्रम की ओर। आइए मिलते हैं इस क्वेश्चन से। देखो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, कह रहा है कि आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ ए हाइड्रोजन लाइक एटम इज 4x। आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ ए हाइड्रोजन लाइक एटम इज 4x. Calculate wavelength of radiation emitted when electron jumps from first excited state to ground state in terms of x. यानी आपको वेवलेंथ का वैल्यू बताना है किसके टर्म में? x के टर्म में, जब इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ जंप करेगा? फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में करेगा। तो कैसे बनाओगे? अगर x के बारे में बात नहीं किया होता तो डायरेक्ट हम लोग आंसर निकाल लेते हैं। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब कितना हो गया? n का वैल्यू, यानी सेकेंड सेल में है इलेक्ट्रॉन और कहाँ कूद रहा है? फर्स्ट सेल में जंप मार रहा है, तो आराम से निकाल लेते हैं। ये चीज़ हम लोग पिछला क्लास में पढ़ चुके थे कैसे निकालना होता है। लेकिन यहाँ पे तो वैसा पूछा नहीं है, यहाँ पूछ रहा है कि x के टर्म में बताइए आप। तो आपको क्या करना होगा? इसका सबसे पहले स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लो कि कहाँ से कहाँ क्या हो रहा है। कोशिश करो कि प्रॉब्लम जब बनाए, अगर स्ट्रक्चर वाला प्रॉब्लम आ रहा है तो कोशिश करो स्ट्रक्चर ड्रॉ करें। इससे आपका क्या होगा? प्रॉब्लम आसानी से बनने के चांसेस रहते हैं। देखो तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है कहाँ है? सेकेंड सेल में, क्योंकि क्या बोल रहा है? फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब सेकेंड सेल। हम लोग जानते हैं एक्साइटेड स्टेट जितना बोलेगा उसमें क्या करते हैं? जोड़ देते हैं तो हमें ऑर्बिट की संख्या मिल जाती है। तो यहाँ पे फर्स्ट बोला है, यानी n का वैल्यू 1 + 1 कितना हो गया? 2। यानी इलेक्ट्रॉन कहाँ है? सेकेंड सेल में है और जंप कहाँ कर रहा है? ग्राउंड स्टेट, मतलब फर्स्ट सेल में जंप कर रहा है। यानी ये यहाँ से यहाँ जंप कर रहा है। जब ऊपर से नीचे इलेक्ट्रॉन जंप करेगा तो एनर्जी रिलीज होगी। जब एनर्जी रिलीज होगी तो फिर हम वहाँ से क्या करेंगे? एनर्जी डिफरेंस निकालेंगे, डेल्टा ई का वैल्यू। और ये जब निकल जाएगा तो डेल्टा ई बराबर hc/λ कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर वेवलेंथ पूछ रहा है। और अगर फ्रीक्वेंसी पूछा तो h कर देते, लेकिन यहाँ पे वेवलेंथ पूछा है तो हमें ये वैल्यू निकालना होगा हर हाल में। अब ये निकालने के लिए, लेकिन ये तो अगर वो x ना बोला होता तो सिंपल था, निकाल लेते, लेकिन उसने क्या बोला है? x के टर्म में बताइए। तब x के टर्म में बताया है, इसका मतलब ये जो है इस वैल्यू को यूज कर रहा है। x के टर्म में पूछ रहा है, इसका मतलब ये जो है इस क्वेश्चन में हमें इस वैल्यू को यूज करना पड़ेगा। तो इस वैल्यू का मतलब क्या है वो समझेंगे हम। तो आयनाइजेशन एनर्जी जो है आपको दिया गया है कितना? 4x गिवन है ये, ठीक है। तो इसका आयनाइजेशन एनर्जी का टोटल एनर्जी से क्या रिलेशन होता है? आयनाइजेशन एनर्जी बराबर माइनस टोटल एनर्जी, यही होता है। तो देखो तो यहां से आपको एनर्जी निकल गया कितना? -4x हो गया। लेकिन ये जो एनर्जी आया है ये कहां पे आता है? आयनाइजेशन एनर्जी जब निकालते हैं कहां से निकालते हैं? n का वैल्यू वहां पे कितना होता है? 1, और z का वैल्यू भी होता है। अगर हाइड्रोजन होता तो 1 होता है, लेकिन यहां पे क्या बोल रहा है? हाइड्रोजन लाइक एटम, यानी हमें z का वैल्यू नहीं मालूम, तो हम यहां पे ले आए z। यानी आपको ये वैल्यू जो आया है ये कहाँ का आया है? यहाँ का है। मतलब ये वैल्यू क्या है? E1 है। ये क्या है? अगर हम इसको बोले E1, ये हो गया E2, ठीक है। तो E1 का वैल्यू आपको आ गया कितना? -4x। अब ये आ गया, अगर ये निकल जाए तो हमारा काम बन जाएगा।
है ना। तो क्या करेंगे फिर, तो दोनों का हमने बताया था कि जब दो को कंपेयर करना हो तो आराम से रेशियो कर दो। तो एनर्जी का फॉर्मूला आप जानते हैं क्या होता है, -13.6 इंटू Z² बाई n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यही होता है। अब हमें दो के बीच में कंपेयर करना है, तो E1 बाई E2 बराबर क्या होगा, देखो तो Z तो दोनों तो यहाँ पे सेम है, तो Z का वैल्यू तो क्या होगा, खत्म हो जाएगा, ऊपर वाला खत्म हो जाएगा। देखो तो क्या हो जाएगा, यानी ये जो है E1 है, तो यहाँ क्या होगा N1, यानी N2 बाई N1 का स्क्वायर हो जाएगा। देखो तो हो जाएगा ना। अच्छा, अब हमारे पास E1 का वैल्यू मालूम है, तो E1 का वैल्यू कितना है, देखो तो -4x, और E2 का वैल्यू हमें निकालने हैं। N2 का वैल्यू कितना है, यही है, कितना है, सेकेंड 2 का स्क्वायर, और N1 का वैल्यू 1 का स्क्वायर। तो देखो तो यहाँ से E2 का वैल्यू कितना आ गया, -4x बाई E2 बराबर 4/1, या E2 बराबर, देखो तो 4 से 4 कट गया, कितना आ गया, -x। यानी अब आपको देखो E1 भी निकल गया है और E2 भी निकल गया है। ठीक है, यहाँ आप देखो ऊपर का हम मिटा सकते हैं। हमें क्या पूछा है, वेवलेंथ, तो वेवलेंथ नहीं आ रहा, तो ये मालूम हो गया, ये भी मालूम, हम एनर्जी डिफरेंस निकाल लें। देखो तो डेल्टा E बराबर क्या होगा, फाइनल माइनस इनिशियल, ये होता है। ये डिफरेंस का मतलब क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल। तो यहाँ पर फाइनल कौन है, ये वाला है, तो E1, तो E1 का वैल्यू कितना है, -4x, फिर माइनस, और E2 का वैल्यू, ये बात ध्यान रखना, ये E2 और ये E2 एक नहीं है। यहाँ पे E2 का मतलब ये फाइनल, यहाँ बेहतर यही होगा कि हम यहाँ पे E2 हटा के यहाँ फाइनल कर देते हैं और ये इनिशियल कर देते हैं। अब ठीक है ना। तो अब फाइनल यहाँ पे क्या है, E1 है, यानी कितना, -4x, और इनिशियल कितना है, E2 का वैल्यू देखो कितना आया है, -x। तो -x से कितना हो गया, देखो -4x प्लस 4x बराबर कितना हो गया, -3x। आपको एनर्जी डिफरेंस आया -3x, और ये निगेटिव साइन के साथ आया। इसका मतलब बताए थे, जब ऊपर से नीचे जाता है तो एनर्जी रिलीज करता है, और उसके निगेटिव साइन आने का मतलब कि एनर्जी रिलीज हो रही है। यानी यहाँ पर निगेटिव साइन का मतलब क्या हो रहा है, एनर्जी रिलीज्ड, एनर्जी क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। तो अब क्या करोगे फिर, तो यहाँ पर डेल्टा ई का वैल्यू निकल गया। तो डेल्टा ई के वैल्यू निकलने के बाद हमें पूछा क्या है, वेवलेंथ। अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम ले लेते हैं, इसको मिटा दें थोड़ा सा, तो डेल्टा ई बराबर SC अपॉन लेमडा। हमें क्या पूछा है, लेमडा बराबर SC अपॉन डेल्टा ई बराबर SC अपॉन, अब डेल्टा ई का वैल्यू कितना लोगे, -3x या 3x, हाँ हमें कितना लेंगे, 3x लेंगे। वो माइनस साइन हमें सिर्फ ये बता रहा है कि एनर्जी रिलीज हो रही है, और माइनस साइन नहीं होता तो मतलब क्या होता, पॉजिटिव होता, मतलब एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सिर्फ उसका वहां से मैग्नीट्यूड लेंगे, कितना, 3x। तो ये हो गया आपको आंसर, SC बाई 3x। देखो आ गया ना x के टर्म में। ठीक है, चलो जल्दी से नोट कर लो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर। चलो, तो ये एक क्वेश्चन है बोर्ड पे टंगा हुआ, आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 1.312 into 10⁶ जूल पर एटम। तो एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्साइट द इलेक्ट्रॉन इन द एटम फ्रॉम 1 to 2 इज, आपसे पूछा गया है कि कितनी एनर्जी की जरूरत पड़ेगी जब इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ जाएगा, 1 से 2 में जाएगा। ये है आपके पास क्वेश्चन, और साथ में आयनाइजेशन एनर्जी आपको दिया गया है। ये है आपका होमवर्क, मैं इसको होमवर्क के तौर पे छोड़ दे रहा हूँ, इसे आपको बनाना है।
ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग शुरू करते हैं स्पेक्ट्रम। चलो अब थोड़ा सा स्पेक्ट्रम का कुछ पोर्शन अब हमारे पास पहले थोड़ा सा थ्योरेटिकल पोर्शन है, क्योंकि हमें मेन इसमें पढ़ना है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, उस पर हमें प्रॉब्लम भी करनी होगी। तो वहाँ तक पहुँचने से पहले जो है थोड़ा थ्योरी वाला पार्ट है जो मैं आपको एक दूसरे तरीके से मतलब नोट करा के पढ़ा देता हूँ। लेकिन फिर जैसे ही हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पहुँचेंगे तो जो प्रोसेस हम फॉलो कर रहे थे अभी तक वही करेंगे। आइए, पहली बात तो स्पेक्ट्रम है क्या, पहली चीज़ तो ये जानना है हमें। स्पेक्ट्रम का बात किया जाए तो कॉमन लैंग्वेज में बात करो तो अरेंजमेंट है। ये क्या है? अरेंजमेंट है। अब अरेंजमेंट जब भी होता है तो कुछ ना कुछ उसका बेसिस होता है। आपको कहा जाए कि क्लास में, मान लो कि क्लास में बोला जाए कि स्टूडेंट को अरेंज करो, तो आपको सीधे ऐसे तो बोलेगा नहीं, कुछ ना कुछ बोलेगा कि हाँ इसके अकॉर्डिंग आप अरेंज कीजिए। तो मान लें सपोज दिया बोल दिया कि हाइट के अकॉर्डिंग अरेंज करो, तो आप क्या करोगे? तो जो सबसे लंबा है उसको एक तरफ, फिर उससे जो कम से हाइट कम के रिड्यूस होता चला जाएगा उससे आपको अरेंज कर दोगे। वही अरेंजमेंट क्या कहलाता है? स्पेक्ट्रम कहलाता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है कि हम वाइट लाइट लेते हैं, ठीक है, किसी सोर्स से, और उसको फिर क्या करते हैं? प्रिज्म से पास कराते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है? ये स्प्लिट कर जाता है, और उसके बाद यहाँ पे जब फिर यहाँ से जब इस प्रिज्म या फिर स्पेक्ट्रोस्कोप से जब बाहर निकलता है, इसका वेवलेंथ आप लोग फिर लाइट फिजिक्स में पढ़े होंगे, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो वहाँ पर जो है जिसका अलग अलग वेवलेंथ कलर होकर लाइट होगी, ये जो है वाइट लाइट है वो अलग अलग कलर में चेंज हो जाएगा, टूट जाएगा। अलग अलग कलर में टूटने का मतलब ये होगा कि उसका वेवलेंथ अलग अलग होगा। तो जिसका वेवलेंथ अलग अलग होगा उसके अकॉर्डिंग वो क्या, उसका डिफ्रैक्शन वैसा ही होगा। तो वेवलेंथ के अकॉर्डिंग ये क्या होगा? यहाँ पे अरेंज हो जाता है, और उसी अरेंजमेंट को हम लोग क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रम कहते हैं। ठीक है, तो इसका डिफिनीशन क्या हो गया? अ कलेक्शन ऑफ रेडिएशन ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ ऑब्टेन ऑन पासिंग थ्रू ए स्पेक्ट्रोस्कोप इज कॉल्ड, क्या कहेंगे उसको हम लोग? स्पेक्ट्रम कहेंगे। समझ में आ गया होगा स्पेक्ट्रम क्या है, सिंपल भाषा में बात किया जाए तो, है ना। चलिए तो जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, फिर इसका टाइप वगैरह है वो देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। ओके, चलो तो अब स्पेक्ट्रम का है ये टाइप, दो टाइप है, एक है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और दूसरा है इमिशन स्पेक्ट्रम। ठीक है, तो फिर दोनों को हम लोग पार्ट वाइज पढ़ेंगे। पहले हम लोग एब्जॉर्प्शन की बात करेंगे, फिर इमिशन की बात करेंगे। तो एब्जॉर्प्शन नाम से ही पता है, एब्जॉर्प्शन इसमें क्या होता है, जैसे हम लोगों ने देखा था स्पेक्ट्रम के बारे में कि लाइट सोर्स को क्या किया था? सीधे स्पेक्ट्रोस्कोप पे इंसिडेंट करवा दिए थे, है ना। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में क्या करना है? पहले लाइट सोर्स को आपको एक एब्जॉर्बिंग मीडियम से पास कराना है। तो मीडियम जो है क्या है, ये क्या करेगा? इसमें से कुछ वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर लेगा। क्या करेगा ये एब्जॉर्बिंग मीडियम? यहाँ पे अभी तो पूरा सब वेवलेंथ है, लेकिन इससे पास होने के बाद इसमें जब यहाँ से जब निकलेगा उस लाइट में सभी वेवलेंथ नहीं होंगे, कुछ वेवलेंथ क्या हो जाएंगे? मिस कर जाएंगे। यानी उसको कौन एब्जॉर्ब कर लेगा? ये एब्जॉर्ब कर लेगा। और उसके बाद हम फिर क्या करेंगे? इस प्रिज्म के थ्रू उसको पास कराएंगे, और उसके बाद फिर हम स्क्रीन पे क्या करेंगे? उसको इंसिडेंट कराएंगे। तो आपको इस टाइप से दिखेगा, कैसा? आपको डार्क लाइंस दिखेगा, किस पे? कलर्ड बैकग्राउंड पे। किसमें? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में। ठीक है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में क्या होता है? लाइट सोर्स को पहले एब्जॉर्बिंग मीडियम से हम पास कराते हैं, एंड देन फिर हम स्पेक्ट्रोस्कोप के थ्रू एनालिसिस करते हैं उसका। ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कहेंगे। ठीक है, बात करेंगे इमिशन का हम बाद में, पहले इसके बारे में हम थोड़ा लिखवाएंगे एंड देन फिर उसके बारे में बात करेंगे। तो जल्दी से इसको नोट कर लो, फिर इसके बारे में बात करते हैं। चलो, तो जो अभी हमने आपको बताया है वही चीज़ मैंने फिर बोर्ड पे लिख भी दिया है। देखो, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में क्या हुआ था कि लाइट सोर्स को हम लोग पहले एक एब्जॉर्बिंग मीडियम के थ्रू पास किए, और फिर उसको हम लोग स्पेक्ट्रोस्कोप के थ्रू एनालिसिस किए, है ना। तो वो मीडियम ने क्या किया था? सम वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर लिया था, जिसकी वजह से आपको जो हम लोग पहले देखे थे वैसा कंटिन्यूअस वेवलेंथ नहीं मिलेगा। क्या हमेशा मिलेगा? डिसकंटिन्यूअस वेवलेंथ मिलेगा। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम करते हैं। जैसे इसका डिफिनेशन मैंने लिखा है, व्हेन लाइट सोर्स इज फर्स्ट पास थ्रू
an absorbing medium and then analyzed by a spectroscope, we get some discontinuous wavelength due to some wavelength absorbed by medium. वही बात जो मैंने बताया आपको. और ये दिखता कैसा है? डार्क लाइन ऑन कलर्ड बैकग्राउंड. इसमें से जो आपको याद रखने वाला पॉइंट है बस यही है कि आपको एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कैसा दिखता है? डार्क लाइन ऑन कलर्ड बैकग्राउंड. ये आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में डालता है ये लाइन. ठीक है, चलिए, तो ये था एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम. जल्दी से इसको नोट कर लो, फिर हम लोग देखते हैं इमिशन के बारे में. ओके, चलिए, तो अब है दूसरा एब्जॉर्प्शन हो गया. ये है दूसरा हमारा इमिशन स्पेक्ट्रम. ये क्या है? उसमें क्या होता था? लाइट सोर्स और स्पेक्ट्रोस्कोप के बीच में हम लोग एक मीडियम को डालते थे. वो क्या करता था? आपको एक वेवलेंथ, कुछ वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर ले रहा था. यहाँ पे आपको वैसा नहीं करना, वो मीडियम को हटा देना है और डायरेक्टली लाइट को क्या करना है? स्पेक्ट्रोस्कोप के थ्रू एनालिसिस करना है, आपको एनालाइज करना है. और उसके बाद जो आपको वेव स्पेक्ट्रम मिलेगा, उसी वेव स्पेक्ट्रम को हम लोग क्या बोलेंगे? इमिशन स्पेक्ट्रम कहेंगे. ठीक है, तो ये दिखता कैसा है? ये आपको दिखेगा कलर्ड लाइन ऑन डार्क बैकग्राउंड. और वहाँ पे क्या होता? डार्क लाइन ऑन कलर्ड बैकग्राउंड दिख रहा था. जस्ट लाइक ऐसे समझ लीजिए कि ये दोनों एक दूसरे कैसा है? वो हो गया आपकी फोटो. एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या है? आपकी तस्वीर है. फोटो जब हम लोग कैमरा स्टूडियो में खिंचवाते हैं वो आपकी फोटो है. और साथ साथ आपको जब निगेटिव देता है वो हो गया ये कौन? इमिशन. इमिशन स्पेक्ट्रम क्या हो गया? आपकी निगेटिव हो गई और फोटो जो आपकी है वो क्या हो गई? आपको एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम होगा. तो इस तरह से दोनों एक दूसरे का क्या हो गया? फोटो निगेटिव हो गया. ठीक है, तो यहाँ पे जो आपको पॉइंट है, ये नोट करके जो हम भी जो नोट करके पॉइंट दिखाते हैं उसको ध्यान से लिखोगे और उस पर ज़्यादा फोकस करोगे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में ये पॉइंट डालते हैं. ठीक है, ओके. तो क्योंकि नोट की जो है, आपको जानते ही हैं नोट का इंपॉर्टेंस जो है हमारे ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा है. जिसके पास जितना ज़्यादा नोट वो उतना अमीर आदमी है ना. ठीक है, चल, इसी पे एक जोक याद आ गया. मालूम है क्या हुआ? जैसे अभी लॉकडाउन चल रहा है, तो लॉकडाउन के दौरान क्या हुआ कि बाहर जाना मना था. अभी तो थोड़ा ओपन हो गया है, लेकिन शुरुआती की अप्रैल मई की बात कर रहा हूँ मैं. उस वक्त तो सिर्फ आप निकल सकते थे जब आपको बहुत ज़रूरी काम होता था. तो एक बंदा निकला, उसको पुलिस वाले ने पकड़ लिया. बोला कहाँ जा रहा है? तो बोला कि मिल्क लेने जा रहा हूँ. कहाँ जा रहा है? मिल्क लेने जा रहा है. गया मिल्क बोला ठीक है, मिल्क लेना तो जा सकते हैं. तो गया, लेके आया. लेके जब आ रहा था, फिर वही पुलिस वाले ने उसको फिर पकड़ा. तो बोला कि कहाँ है तुम्हारा मिल्क? तो उसने दिखाया और मिल्क, और उसके बाद उसको जम के पिटाई हुई. अब सोचो कि उसने क्या, मिल्क तो लिया था लेकिन फिर भी पिटाई हो रही है. आखिर ऐसा क्या हुआ कि उसको पिटाई पड़ा? क्योंकि उसने क्या लिया हुआ था? डेयरी मिल्क लिया हुआ था. आपको मिल्क लेना था, वो डेयरी मिल्क लेने के लिए निकला था, इसलिए उसकी पिटाई हो गई. ठीक है, चलिए, तो जल्दी से इसको नोट कर लो. अब इसका हम लोग टाइप देख लेते हैं इमिशन का. ओके, चलिए, अब ये है इमिशन स्पेक्ट्रम, तो हम जान गए. अब इसका टाइप है, इसको फिर दो पार्ट में बांटा गया है. एक है कंटिन्यूअस और दूसरा है डिसकंटिन्यूअस. तो पहले हम बात कर लें कंटिन्यूअस की. इसमें क्या होगा? सभी कलर एक दूसरे में मर्ज किए होंगे इसमें कंटिन्यूअस में, और यानी मर्ज होने की वजह से आप उसको अलग नहीं कर सकते. कांट बी डिफ्रेंशिएटेड. ठीक है, और दूसरी बात यह है कि इसमें सभी वेवलेंथ मौजूद होगा. ठीक है, लेकिन वहीं हम बात करें डिसकंटिन्यूअस का, तो इसमें कलर्स जो होंगे, जिसका नाम से ही पता चल रहा है डिसकंटिन्यूअस, यानी यहाँ पर डिसकंटिन्यूटी मेंटेन होगी. मतलब क्या होगा कि कलर्स जो होंगे सेपरेटेड होंगे. सेपरेट होने की वजह यह है कि कुछ वेवलेंथ वहाँ पर से मिस किया होगा. ओके, अब मेन पॉइंट यहाँ पे ये है, ये दोनों डिसकंटिन्यूअस को फिर दो पार्ट में बांटा गया, दो टाइप का. एक है लाइन स्पेक्ट्रम और दूसरा है बैंड स्पेक्ट्रम. तो लाइन स्पेक्ट्रम आपको कैसे मिलेगा? इसको मिलना आपको, अगर लाइन स्पेक्ट्रम चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा? उस सब्सटेंस को, लाइट सोर्स का जो सब्सटेंस है उसको हीट करना पड़ेगा. लेकिन हीट करने के लिए ज़रूरी ये है कि वो किस फॉर्म में हो? एटॉमिक फॉर्म में हो. जबकि बैंड स्पेक्ट्रम के लिए मॉलिक्यूलर फॉर्म में हो. देख रहे हो, ये अब तब मिलेगा जब हीटिंग सब्सटेंस को हीट करोगे और वो सब्सटेंस किस फॉर्म में हो? एटॉमिक फॉर्म में हो. जबकि बैंड स्पेक्ट्रम के लिए आपको क्या हो? मॉलिक्यूलर फॉर्म में हो.
तो इसमें क्या होगा, लाइन स्पेक्ट्रम में आपको लाइंस मिलेगा अलग अलग कलर का। लाइन स्पेक्ट्रम नाम से ही, नाम भी देखो क्या है, लाइन स्पेक्ट्रम में क्या मिलता है, आपको कलर्स के लाइन मिलेंगे, जबकि बैंड स्पेक्ट्रम में आपको बैंड मिलेगा, कलर का बैंड। तो बैंड और लाइन में क्या फर्क है, तो ग्रुप, आप जो लाइन को ही जब एकदम लाइन बहुत क्लोजली प्लेस्ड होगा और उसका एक ग्रुप बंडल बना दीजिए तो वही क्या कहलाता है, बैंड कहलाता है। तो उसका आपको यहाँ पे बैंड मिलेगा, जबकि यहाँ पे क्या मिलेगा, लाइन मिलेगा। तो लाइन स्पेक्ट्रम का एग्जाम्पल है आपको हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, जहाँ हमें पहुँचना था अब हम लोग पहुँच चुके हैं। कहाँ, हमें इन्हीं के बारे में बात करनी है स्पेशल डिटेल में। कहाँ, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या है, किसका एग्जाम्पल है, लाइन स्पेक्ट्रम का। ठीक है, चलो जल्दी से नोट कर लो, थोड़ा सा और बच गया है फिर बता देते हैं। ओके चलो, तो हमने इमिशन स्पेक्ट्रम भी देख लिया है। अब हमें जो क्वेश्चन यहाँ से हमें बात करनी है, मेन इसकी बात करनी है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की। तो आपको यहाँ पे कभी कभी क्वेश्चन आता है कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है क्या, कौन सा है, डिसकंटिन्यूअस है या इमिशन है, लाइन है। तो ये जस्ट लाइन का एग्जाम्पल तो था, समझ में आ गया, लेकिन अब इमिशन है कि नहीं तो थोड़ा कन्फ्यूज़न है ना, इमिशन है कि एब्जॉर्प्शन है। तो इसको याद रखने का सबसे अच्छा तरीका है, एक साउथ इंडियन डिश है जो आप लोग भी पसंद करते होंगे, इडली। ये होता इडली है, हम यहाँ पर लिख रहे हैं इडली। मतलब क्या हुआ देखो, ई स्टैंड फॉर इमिशन, डी स्टैंड फॉर डिसकंटिन्यूअस, ली स्टैंड फॉर लाइन स्पेक्ट्रम और एच स्पेक्ट्रम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। याद रहेगा आपको, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम किसका एग्जाम्पल है, लाइन स्पेक्ट्रम। लाइन स्पेक्ट्रम के अंदर में किसके अंदर में आता है, डिसकंटिन्यूअस में आता है, और डिसकंटिन्यूअस के अंदर यानी इमिशन स्पेक्ट्रम, यानी इमिशन स्पेक्ट्रम देन डिसकंटिन्यूअस देन लाइन देन हमें हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम मिलता है। ठीक है, आइए उसके बाद अगला पॉइंट हमारे पास है कि जब कोई सब्सटेंस क्या करता है, किसी कलर को एब्जॉर्ब करता है, कोई सब्सटेंस क्या करता है, कोई कलर को जब एब्जॉर्ब करता है तो फिर कौन सा कलर इमिट करता है, रिलीज कौन सा कलर करता है, इमिट कौन करता है। तो ये हम कैसे पता करेंगे, तो इसके लिए ज़रूरी ये है कि वो जो कलर एब्जॉर्ब करता है वो एक कम्प्लीमेंट्री कलर इमिट करता है। वो कौन सा, तो कैसे पता करोगे, तो ये है उसका एक डायग्राम। मान लो उसने कौन सा कलर एब्जॉर्ब किया, वायलेट किया, तो आपको इमिट कौन करेगा, येलो करेगा, ब्लू करेगा तो ऑरेंज, ग्रीन देन रेड। ठीक है, और अगर इन दोनों के बीच का यानी वायलेट और ब्लू के बीच का किया तो फिर इसके बीच का रिलीज करेगा कौन, ऑरेंज या येलो का। ठीक है, यानी जो कलर वो एब्जॉर्ब करेगा उसका क्या करेगा, एक कॉम्प्लीमेंट्री कलर इमिट करता है। कभी कभी इस क्वेश्चन में भी आया है, कई बार आया है इस तरह का क्वेश्चन भी। ठीक है, तो ये था आपको स्पेक्ट्रम के बारे में, थोड़ा सा बोर्डिंग था ये, मैं जानता हूँ, क्योंकि ये थ्योरेटिकल पोर्शन थे, यहाँ पे बहुत ज़्यादा कुछ नहीं था। बस इसमें से आपको जो याद रखने वाला पॉइंट है, एक जो मैंने नोट करके लिखवाए हैं वो पॉइंट ध्यान रखोगे, बाकी ना भी याद रखोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, हाँ अब हम लोग पढ़ेंगे, जो इसको पढ़ेंगे फिर हम लोग जैसे और एज यूजुअल जो पढ़ते आ रहे थे उस तरीके से पढ़ेंगे इसके बारे में, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में। ये तो मालूम हो गया कि लाइन स्पेक्ट्रम है, और लाइन स्पेक्ट्रम हमें मिलता कैसे है, इसके लिए हमें क्या चाहिए, एटॉमिक कंडीशन में होना चाहिए। जबकि हाइड्रोजन किस फॉर्म में होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्म में होता है, तो फिर उसको हम कैसे एटॉमिक फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। फिर आखिर ये इमिशन जो हो रही है जो है, और किसका एग्जाम्पल है, देखो इमिशन का है। ठीक है, तो इमिशन कैसे होता है, वो स्पेक्ट्रम क्या है तो हमें मालूम हो गया। स्पेक्ट्रम क्या होता है, वेवलेंथ का अरेंजमेंट है। ठीक है ना, तो उस चीज़ के बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में बाकायदा इसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद आपको नाम भी सुने होंगे, सीरीज से बहुत सारी आती है, उनके बारे में हम बात करेंगे, और फिर इस पर प्रॉब्लम कैसे आते हैं वो हम लोग देखेंगे। तो 2 लेक्चर तो कम से कम इस पर जाएगा, एक में इसकी थ्योरी बताएंगे और नेक्स्ट लेक्चर में हमें इसके प्रॉब्लम पे जाएगा, और उसके बाद फिर हम लोग आ जाएंगे मॉडर्न कंडीशन में। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको किसके साथ, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के साथ। तो आपका काम ये होगा कि पीछे जो हम लोग पढ़े हैं जैसे जो भी, उसे थोड़ा सा एक बार रिवाइज कर लो, क्योंकि आज तो कुछ ज़्यादा है नहीं, बस एक होमवर्क है, उसका आपको आंसर करना है। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।